गुड आफ्टरनून एवरीवन। म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो जहाँ से पीछे से आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सीखेंगे रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स आपको मैंने सिखा दिया था कैसे बनाने हैं, सबको समझ आ गए थे ना। अब हम अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको मैं ये बताती हूँ कि आपको ये टेबल बना हुआ अगर मिले तो उसको रीड कैसे करना है। ठीक है, अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको बना बनाया टेबल मिलेगा, ग्राफ मिलेगा आपको, और उसको आपने रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन है, ये ग्राफ बना हुआ है जो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, उनका ओरिजिन होता है O 0 0, मतलब वो हॉरिजॉन्टली भी इनिशियल पॉइंट है और वर्टिकली भी इनिशियल पॉइंट है। दो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 90 डिग्रीज के एंगल पे दो लाइंस होती हैं। तो ये वाली लाइंस ड्रॉ करके, और इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल वाली लाइन है वहां मार्किंग की हुई है। पहले ग्राफ में जैसे पहला पॉइंट तो हो गया 0, उसके बाद अगला पॉइंट है 100, फिर उससे ऊपर अगला पॉइंट 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800 और 900। ऐसे हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को ग्राफ में मार्क किया गया है। अब हम इसके सामने जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो है ऊपर जो हमने नंबर्स लिखे हैं 100, 200, 300, ये सारे, इसके साइड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, उस पे छोटे क्लास इक्वल डिस्टेंस पे क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं, और नीचे लिखा हुआ है शू नंबर। कुछ लोगों का शू का नंबर, जूते का नंबर होता है ना, हर एक का साइज होता है, तो वो नीचे लिखा है शू नंबर। अब इसमें पहला जो बार ग्राफ बना हुआ है, पहला रेक्टेंगल बना है पहले इंटरवल पे, वो 500 के सामने तक लंबा है, और दूसरा जो है वो 350 के ऊपर वहां तक है उसकी हाइट, और तीसरा जो है शू नंबर 6, उसकी हाइट है 400। इसी तरह शू नंबर 7 की हाइट है 750, और शू नंबर 8 की हाइट है 500, शू नंबर 9 की हाइट है 100, शू नंबर 10 की हाइट है 400। इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, बार्स बने हुए हैं सारे, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, हिस्टोग्राम की तरह आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग बार्स बने हुए हैं। मैंने सबकी आपको हाइट बता दी। ठीक है, नीचे नीचे शू नंबर है, और लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है उस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए गए। अब पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो हमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और शू नंबर दो चीजें दी हुई है ना, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इस बार ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि कौन से शू नंबर कितने बच्चों को पूरा आता है, कितने स्टूडेंट्स का साइज 4 है, कितने स्टूडेंट्स का शू नंबर जो है वो 5 है, किनका कितने बच्चों का शू नंबर 6 है। इस तरह से ये हमें पता चलता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट नंबर्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हम इन सबका टोटल कर लेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। जैसे पहला है शू नंबर 4, उसकी हाइट है 500 के सामने तक, तो 500 लिख लिया। दूसरा 5 नंबर जो है वो 350, ऐसे ही शू नंबर 6 का 400। ये सारे जो इनके नंबर्स के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, इन सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। 300, ये सॉरी 500, 350, 400, 750, 500, 100 और 400 सबको ऐड करते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है 3000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर ये रहेगा कि गिवन ग्राफ, ये हमें बार ग्राफ को देख के ही पता चल जाता है कि इसमें क्या शो हुआ है। तो बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who wears shoes of different numbers out of a total of 3000 students। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, what are the different numbers of the shoes worn by the students। कौन कौन से नंबर के शूज पहने गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा। तो ये आप बता सकते हो कौन कौन से नंबर हैं जो मैंने अभी बताए हैं, 4, 5, 6। शू नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 ऐसे नंबर हैं
4 से लेके 10 तक बच्चों का मोस्टली इनमें नंबर आता है। ठीक है, ये भी हमें इससे पता चल रहा है क्योंकि हर एक बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है शू नंबर 4, दूसरे बॉक्स में लिखा है शू नंबर 5, तीसरे में शू नंबर 6, इस तरह से सभी में नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा, ये बार ग्राफ बना हुआ है। बार ग्राफ तो पता है ना आपको, बार ग्राफ बना हुआ है, उसमें नीचे वाली लाइन पे जो इंटरवल्स बनाते हैं वो शू नंबर्स हैं, और लेफ्ट में जो वर्टिकल लाइन है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 बच्चे हैं तो उसके सामने उतनी हाइट का बार बना हुआ है। अगर 200 बच्चों का उतना नंबर आता है तो उस नंबर के शू का बार उतना ऊंचा बना हुआ है। अब समझ आ गया सबको? हाँ हाँ हाँ, वही वही ग्राफ दिखाया जाता है ना, वही चीज है। हाँ, ग्राफ दिखाते हैं ना, उसमें बार्स निकले हुए ऊपर नीचे होते हैं ग्राफ। हमें आइडिया हो जाता है कि जैसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन है या टेम्परेचर के लिए वेदर फोरकास्ट में भी आता है ग्राफ, है ना। शेयर मार्केट में भी शो करते हैं इन चीजों में ग्राफ कि शेयर्स के रेट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। उसके ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि ये डाउन जा रहा है या अप जा रहा है ना। कमोडिटीज के रेट, मेटल्स के रेट हैं, जैसे गोल्ड का रेट है, सिल्वर का रेट है, वो अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो जैसे 1 वीक का उन्होंने शो करना है पर डे का, भाई आज अगर इतना है 40,000 है, कल 41,000 है तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, फिर डाउन चला गया, मान लो 38,000 आ गया तो और नीचे आ जाएगा। तो ये जो बार्स बन जाते हैं इससे हमें आइडिया हो जाता है ऊपर नीचे इनको चेक करके कि ये क्या चीज है, क्या राइज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसी तरह से ये जैसे शू नंबर 4, 500 बच्चों को ये नंबर पूरा आता है, शू नंबर 4। ठीक है, 350 बच्चे ऐसे हैं जिनको शू नंबर 5 आता है। ये हमारे पास डाटा था उसका, ये इन्होंने ग्राफ बना दिया, तो मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे रीड किया जाता। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वियरिंग शू नंबर 6, कोई भी एक नंबर ले लिया इन्होंने, 6 नंबर का शू कितने बच्चे पहनते हैं, तो हम ग्राफ में से चेक कर सकते हैं। 6 के ऊपर जो बना हुआ है ना बार, उसको चेक करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे कि ये कौन से नंबर के सामने आ रहा है। इसको अगर हम स्केल से नापे तो ये 400 के सामने आ रहा है, इसकी हाइट 400 के सामने है। तो इसका मतलब 6 नंबर का शू, 400 बच्चे ऐसे हैं जिनका शू साइज जो है नंबर 6 है। ठीक है, ये हमें टेबल से ही पता चल जाता है, बार ग्राफ से। किस किस को समझ आ गया और बाकी बच्चों को? और इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा नंबर शू पहनते हैं, तो जो सबसे ऊंचा बार होगा, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, बड़ा वाला बार आ रहा है नंबर 7 का, सबसे ऊंचा उसका बार है। तो अब 7 नंबर शू ऐसा है जो ज्यादातर बच्चे पहनते हैं, और उसके सामने अगर हम स्केल रखेंगे तो वो 750 के सामने आ रहा है। तो 3000 में से 750 बच्चे ऐसे हैं जो 7 नंबर का शू पहनते हैं, और सबसे ज्यादा 7 नंबर का शू चाहिए, सबसे ज्यादा बच्चे 7 नंबर वाले हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए विच शू नंबर इज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कम से कम बच्चे कौन सा पहनते हैं, सबसे कम नंबर कौन सा है, तो शू नंबर 9 है जिसका बार सबसे छोटा है। तो शू नंबर 9 इसको सिर्फ 100 बच्चे ही पहनते हैं, तो 100 ये मिनिमम वाला आ गया। इस तरह से चेक किया जाता है। ओके, इसी तरह से अगर टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 8 से 9 बजे सवेर के टाइम, फिर 9 से 10 बजे टेम्परेचर कितना है ना। और जैसे किसी का टेम्परेचर डॉक्टर बोल देते हैं किसी इंसान का ही, कि कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना 1-1 घंटे के बाद टेम्परेचर नोट करो, तो उसका भी ग्राफ बन सकता है। जैसे मान लो सुबह से शुरू किया 8 से 9 बजे हमने टेम्परेचर चेक किया, तो जितना टेम्परेचर आएगा लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है उस पे टेम्परेचर नोट कर लो, 85, 86, 87 ऐसे करते करते 105 तक लिख लो। तो वहां से हम मिनिमम तो वैसे 90s में ही होता है ना, 97 सॉरी 98.4 होता है ना नॉर्मल, तो अब 95 से कम तो नहीं ना होता किसी, 95 से ऊपर 105 तक मार्क कर लो। तो जैसे हमने नोट किया, मान लो 8 से 9 बजे, तो 9 बजे हमने चेक किया तो 97 था। ठीक है, फिर 9 से 10 दूसरा इंटरवल आ गया, 9 से 10 में कितना टेम्परेचर है,
वो उसके सामने, तो वो हर घंटे का एक एक बार बनाते जाओ। जब डॉक्टर को दिखाएंगे पूरे दिन का हमने बार ग्राफ बना लिया, तो शाम को जब डॉक्टर देखेगा तो वो उसको ग्राफ को देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे का फीवर कब घटा और कब बढ़ा, कब वो स्टेबल था, कब उसका ज्यादा फीवर था, कब कम था। तो ग्राफ को देख के एकदम से चेक हो जाता है। इसी तरह सिटीज का टेम्परेचर भी ऐसे ही नोट किया जाता है, ग्राफ उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेजेस जैसे इनकम होती है लोगों की, सैलरी मिलती है कि जो जो छोटी सबसे छोटी पोस्ट पे है उसकी सैलरी कम होगी, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, ऐसे करके तो उसका भी ग्राफ शो हो जाता है। उससे वो हमें अपनी इकोनॉमी पता चल जाती है भी कितने रुपीस उसमें हमने देने हैं, कितनी कितनी सैलरी देनी है सबको, उसका भी ग्राफ शो। हाँ ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? बच्चों का रिजल्ट, जैसे एक बच्चे का ग्राफ देखना है हमने थ्रू आउट। मान लो हमने उसको +2 के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, तो हम उसका थ्रू आउट देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई कोई एग्जाम में बच्चा बीमार पड़ गया, या उसको कहीं शादी में जाना पड़ गया, या वैसे छुट्टी करनी पड़ गई, तो उसका उससे रिजल्ट जो है वो डगमगा जाता है, क्योंकि वो वाले मार्क्स उसके कम हो जाते हैं जबकि उसकी कैलिबर ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में बच्चे का थ्रू आउट फर्स्ट से लेके 12th तक सारा रिजल्ट अगर छांटा जाए तो हमें पता चलता है हाँ ये बच्चा जब छोटी क्लास में था तब तो ये टॉप भी करता रहा, फर्स्ट भी आता रहा, बाद में इसने डाउन जाना शुरू कर दिया, इसका मतलब उससे उसने या तो पढ़ना कम कर दिया या उसके कोई और रीजन थे। तो ऐसे एनालाइज किया जाता है इस तरह से ग्राफ बना के। इसी तरह क्लास का रिजल्ट है, जैसे पूरी क्लास का रिजल्ट है, तो उसमें भी हर बच्चे का रिजल्ट उसका ग्राफ बना के, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अपर ग्रेड का है और कौन सा लोअर ग्रेड का है। तो इन कामों के लिए भी ग्राफ का यूज होता है और उसको रीड किया जा सकता है। उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे जैसे मान लो हम किसी बुक की सेल देखते हैं कि कोई बुक है, शॉपकीपर ने कोई बुक मंगवाई है, उसकी सेल कौन से मंथ में ज्यादा है। जैसे आपका सेशन शुरू होता है तो अप्रैल के महीने में शुरू होता है नया सेशन, अप्रैल में बुक्स की सेल सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कई बच्चों को बाद में रिक्वायरमेंट होती है, तो हेल्पिंग बुक्स बाद में जब जरूरत पड़ती है तो वो, या एक्स्ट्रा बुक्स लेनी है वो बाद के मंथ्स में जरूरत पड़ती है, तो वो वाली बुक्स की बाद में सेल होती है। मैक्सिमम सेल जो है वो अप्रैल के महीने में होती है जब नया सेशन शुरू हो रहा होता है, मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा होता है। तो कोई भी बुक की सेल का ग्राफ अगर शो करना है कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई, तो उसको भी बार ग्राफ के रूप में हम शो कर सकते। ठीक है, तो उसकी रीडिंग ऐसे ही होती है कि जितना ऊंचा उसका ग्राफ जाएगा उसके सामने हम रीड कर लेंगे कि कितना ऊंचा गया है, वो वाली फिगर नोट कर लेंगे, तो उससे हमें आइडिया होता रहता है कि कौन से मंथ्स में इसकी सेल ज्यादा है। शॉपकीपर एक मिनट, शॉपकीपर को ये आइडिया रहता है कि उसने कौन से मंथ में ज्यादा माल मंगवा के रखना है और कौन से महीने में कम माल चाहिए, नहीं तो उसका डंप रहेगा सामान। हाँ अब पूछो उमाकांत। हाँ हाँ ओके। और बाकी बच्चों को, मैं सब बच्चों से ही पूछ रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ओके। हाँ फ्रीक्वेंसी जो आती है, हाँ जो 1 कॉलम बनाते हैं ना उसमें क्लास इंटरवल्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से भी ले लेते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स हम नीचे, जैसे नीचे लाइन ड्रॉ की है हमने हॉरिजॉन्टल, उस पे 0 के बाद 10 ले लिया, फिर 20, फिर 30, इस तरह से पॉइंट्स लेके प्लॉट कर लिए, तो वो एक एक ग्राफ बनता जाएगा एक एक इंटरवल पे। जैसे 0 से 10 के ऊपर बार बन जाएगा, एक तो 0 वाली लाइन चली गई ऊपर, एक 10 के ऊपर सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, और जितना ऊंचा हमें चाहिए उतनी ऊंचाई पे उसको ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया हो, मान लो 50 में से बच्चों के कितने मार्क्स आए, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, उनका टेस्ट लिया गया, उसमें उनको मार्क्स दिए गए, 50 में से मार्क्स आने हैं बच्चों के। तो हमने इसके लिए एक ग्राफ बना हुआ है मेरे सामने, तो उसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें 0 to 9 एक इसके ऊपर ग्राफ बनेगा, इंटरवल है 0 to 9, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर 10 to 19, फिर थोड़ा सा गैप देके अगले पॉइंट है 20 to 29, फिर 30 to 39, फिर 40 to 49, इस तरह से पॉइंट्स लिए गए हैं। अब
जो वर्टिकल लाइन है, ये तो नीचे वाली जो लाइन है इसके नीचे हमने एरो लगा के लिख दिया मार्क्स। ये जो 0 to 9, 10 to 19 ऐसे 50 तक हम ले गए, 49 तक जो गया ना एंड में 50, तो हमने इनको मार्क्स को नीचे इंटरवल्स में डिवाइड करके लिख लिया। अब लेफ्ट साइड पे जो इसी के साथ एडजॉइनिंग जो वर्टिकल लाइन है उस पे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स है 100, तो हम यहाँ पे 5 का इंटरवल ले लेंगे। 5, 10, 0, पहले तो पॉइंट 0 है उसके ऊपर 5, फिर 10, फिर अगला 15, 20, 25, 30, इस तरह से पॉइंट्स लेते जाएंगे। अब इनको प्लॉट किया गया 0 to 9 जो नंबर मार्क्स आए हैं, 0 से लेकर 9 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो बच्चे हैं 25। तो इसके ऊपर एक बार बना हुआ है। 0 to 9 के ऊपर, 0 के ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले गए, 9 के ऊपर भी उतनी ऊंचाई पे ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और ऊपर 25 के सामने उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसको बंद कर दिया ऊपर। तो जो 0 to 9 के बीच बीच मार्क्स आए हैं ऐसे 25 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी हाइट है 25। इसी तरह से 10 to 19, 10 और 19 के बीच जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो ऐसे बच्चे हैं 10, तो 10 से 19 के ऊपर बार बनेगा 10 की ऊंचाई पे। 10 से भी पॉइंट जो 10 है वहां से भी एक वर्टिकल लाइन ऊपर जाएगी और 19 से भी एक वर्टिकल लाइन ऊपर जाएगी। इन दोनों लाइंस की ऊंचाई होगी 10 के सामने तक, ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट जो है वो 20 to 29, ये इसकी ऊंचाई होगी 20, और उससे अगला 30 to 39 इसकी ऊंचाई है 25, और फिर 40 to 49 इसकी ऊंचाई है 18, ठीक है। ये ऐसे बार बने हुए हैं। अब बार बने हुए हैं, हमें ये पूरा बना हुआ मिल रहा है। तो अब हमें अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं कि अगर हम जिन बच्चों की 20 से कम मार्क्स आए हैं और उनको एक वर्कबुक दी जाए हर एक बच्चे को, और वर्कबुक जो है हर एक की कॉस्ट 5 रुपीज हो, तो कितने उसके लिए वर्कबुक्स चाहिए हमें। अगर हम 20 मार्क्स से कम बच्चे कम वाले जो बच्चे हैं उनको अगर प्राइज देना चाहे 5 रुपीज का, तो कितने रुपीज के कितने वर्कबुक्स हमें मिलेंगी 5 रुपीज, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे 20 से कम कितने बच्चे हैं, कि जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं। 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं, उसमें हम 0 से 9 तक हैं 25, और 10 से 19 तक हैं 10। तो 25 प्लस 10 ये हो गए 35 बच्चे ऐसे। तो 35 बच्चों के मार्क्स इससे कम आए हैं 20 से। 35 बच्चों को 5 रुपीज की एक वर्कबुक दी गई है ताकि वो पढ़ाई करें। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपीज हमें चाहिए, ठीक है, उतनी बुक्स खरीदने के लिए। इस तरह से कैलकुलेट, ये प्रैक्टिकल इसकी यूटिलिटी हमें समझ आ गई कैलकुलेट करने की, ठीक है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20 मार्क्स, ये हमने कर लिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 29 मार्क्स, तो 29 के बाद दो और बन रहे हैं बार, 30 to 39 और 40 to 49। 30 to 39 में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 to 39 मार्क्स आते हैं, और 40 to 49 जो है वो 18 स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 29 से ऊपर है, ठीक है। समझ आ गया ना ये। फिर अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 9 एंड 40, 9 से लेके 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो इसमें 0 to 9 वाला नहीं लेना हमने, 40 to 49 वाला नहीं लेना, बाकी तीन बार बचे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। इनके तीनों की जितनी जितनी हाइट है उसके सामने जो नंबर है उन तीनों नंबर्स को ऐड कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गया सबको। आज बच्चों को मुश्किल लग रहा है लगता है, ओके। आ रहा है बेटा समझ सबको, शिवानी, राजदीप, अच्छा। किस किस को नहीं समझ आया कुछ, क्योंकि ये जो है ना इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया मुझे बता सकते हो। एक तो शिवानी को कम समझ आया, और किसको कम समझ आया? इमरान आपको आ गया, अदिति, इमरान, रीना, सिमरन, सूरज कुमार, उमाकांत। शिवानी आपने रेगुलर आए हो कि छुट्टियां की थी बीच में? नहीं, आपने ये टॉपिक शुरू से अटेंड किया पूरा? ओके,
चलो ठीक है, काफी बच्चों को समझ आ रहा है, एक शिवानी को नहीं आया और एक दो बच्चे शर्मा रहे हैं, हम कुछ बता नहीं रहे, बाकी कह रहे हैं समझ आ रहा है। इसमें हमने बार्स बने हुए हैं, हमें मिले हैं, उनको हमने रीड करना है बस। नीचे हम चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और वर्टिकली जो लाइन है उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये आपस में रिलेटेड है। जो नीचे है बेस है, जैसे मान लो किसी साल में कमर्शियल बैंक्स आए हैं, है ना, तो उसका हमें शो किया हुआ है कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ बैंक्स कितने आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन हो गए। और कौन सा आ सकता है, किसी फसल की प्रोडक्शन, जैसे राइस की प्रोडक्शन है, कौन सी स्टेट में, मतलब डिफरेंट कमोडिटीज हैं, जैसे मान लो राइस की प्रोडक्शन है, तो वो कौन सी स्टेट में कितनी कितनी प्रोडक्शन है, इसके लिए भी ग्राफ बन सकता है। और अगर राइस के साथ व्हीट, दो चीजों की ले लें, एक राइस की और एक व्हीट की, तो वो भी हम दो 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 डबल डबल हम ग्राफ बना सकते हैं, इसका बार बना सकते, ठीक है, उसके लिए भी बन सकता है ग्राफ। मान लो हम सिर्फ राइस का ले रहे हैं और 5 स्टेट्स को कंसिडर करते हैं, यूपी और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, हमने 5 स्टेट्स ले ली। तो व्हीट की या राइस लिया हमने, राइस की प्रोडक्शन हमने चेक करनी है, कितने टन की प्रोडक्शन होती है। तो ये बेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट कर लिए स्टेट्स। सबसे पहले यूपी, एक ग्राफ में एक उसको बॉक्स दे दिया, 2 पॉइंट्स ले लिए, उसके बीच में यूपी की इंफॉर्मेशन आएगी, फिर एक गैप छोड़ के अगला पॉइंट ले लिया वेस्ट बंगाल का, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के, इक्वल गैप छोड़ के हमने ये 5 स्टेट्स लिख ली, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने इनका बार बनाना है। तो प्रोडक्शन जो है वो वर्टिकल लाइन पे शो होगी, 0, फिर 2 अगला पॉइंट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, दो दो का एक हमने बॉक्स ले लिया। अब हमने देखना है कि राइस की जैसे 8 टन प्रोडक्शन होती है मान लो, तो 8 के सामने राइस का बॉक्स बनेगा जो नीचे शुरू होगा और 8 की हाइट पे जाके रुक जाएगा, रेक्टेंगुलर बार बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में 10 है, 10 टन की है मान लो प्रोडक्शन राइस, तो ये 10 की हाइट तक का बार बनेगा वेस्ट बंगाल वाले पॉइंट पे। इसी तरह मध्य प्रदेश जो है वो 5 टन प्रोड्यूस करता है, राइस की प्रोडक्शन 5 टन की है, तो मध्य प्रदेश के ऊपर बार जो बनेगा उसके ऊपर हम 5 लिख देंगे, 5 के सामने उसको क्लोज कर देंगे, वहां तक बनेगा उसकी हाइट। इसी तरह से महाराष्ट्र की मान लो 4 टन प्रोडक्शन है, तो उसको हम 4 के लेवल पे ले जाएंगे, और हरियाणा में मान लो 3 टन होती है, तो 3 के सामने हम बार बना देंगे। इस तरह से हमने बार बना लिए। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन डिफरेंट स्टेट्स, इन 5 स्टेट्स, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है बार ग्राफ। फिर पूछा गया विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, वो हम हाइट देखते हैं जब हमें बार ग्राफ बना हुआ मिल रहा है, तो कौन सा बार जो है वो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है उसके सामने रीड कर लो वर्टिकल लाइन पे क्या नंबर लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ये स्टेट जो है ये राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर। इसी तरह मिनिमम अगर देखने, मिनिमम प्रोड्यूसर कौन सा है, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे छोटा बार किसका है, हरियाणा का। तो हरियाणा में, इन सारी स्टेट्स में सबसे कम प्रोडक्शन हरियाणा में हो रही है। अब तो समझ आ गया होगा। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो ओके। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मिला मुझे, some data is given of the number of students of Delhi state who went abroad for study during some years। इसमें एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल का हेडिंग है ईयर और दूसरे का हेडिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये ईयर के नीचे है 1995, फिर उसके नीचे 1996, फिर 1997, 1998, फिर 99, फिर 2000। ये 6 सालों का डाटा है हमारे पास। 1995 में 1400 स्टूडेंट्स अब्रॉड गए पढ़ने के लिए, फिर 96 में 1600 बच्चे गए पढ़ने के लिए,
फिर 1997 में 1250 स्टूडेंट्स गए। इसी तरह से 1998 में 1000, 1999 में 2000 और 2000 सन में 2200 बच्चे गए। तो इनका ग्राफ बना हुआ है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन में तो नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा 1995 का, फिर अगला 96 का, फिर 97, फिर 98, फिर 99, फिर 2000। तो 5 हमने इंटरवल्स ले लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन पे रीडिंग आ रही है। अब ये हमारा मिनिमम है 1000 और मैक्सिमम है 2200। तो हम 200 का एक बॉक्स ले लेंगे। अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 के बाद ऊपर वर्टिकल लाइन में पहला बॉक्स जहाँ खत्म होता है वो 200 लिखेंगे। अगला बॉक्स जहाँ खत्म होता है वहाँ 400, अगला पॉइंट फिर 600, फिर 800, फिर 1000, 1200, 1400। इस तरह करते करते 200 का डिफरेंस रखते हुए हम 2400 तक प्लॉट कर लेंगे पॉइंट्स। अब इनके सामने बार ग्राफ बना हुआ है। अगर हमें खुद भी बनाना है हम बना सकते हैं। जैसे 95 में बच्चे कितने गए हैं 1400। तो 95 के ऊपर जो बार बनेगा वो इतना लंबा बनेगा कि 1400 के सामने वो क्लोज हो। इतना लंबा, इतना ऊंचा बार बनेगा। और उससे अगला 96 में जो बार बनेगा वो 1600 स्टूडेंट्स हैं। तो ये इसका जो टॉप है वो 1600 तक होगी। उससे अगला 97 में जो बार है वो 1250 के सामने तक ऊंचा होगा। और 98 में जो बार बनेगा वो 1000 के सामने तक ऊंचा होगा। 99 में जो बार बनेगा वो 2000 के सामने ऊंचा होगा, उतना ऊंचा होगा। और लास्ट में 2000 में 2200 बच्चे गए हैं, 2200 बच्चे गए हैं बार पढ़ने के लिए। तो इसका जो ऊंचाई होगी वो 2200 के सामने तक ऊंचा होगा। अब मेरे को लगता है कि आपको बार्स के बारे में पता चल गया कि उनकी हाइट्स जो है वो उनके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे आप मेजरिंग वो नहीं, आप जैसे कोई चीज तुली हुई लेते हो, मान लो तेल खरीदते हो, है ना, तो वो नाप के देते हैं ना इतने मिलीलीटर। एक मेजरिंग उनके पास कप होता है ना, पता है आप लोगों को। उसको जैसे लिक्विड्स हैं उनको तो नाप के ही देते हैं ना कि इतने लीटर का है ना। ऑयल खरीदते हैं हम, ऐसी चीजें। जो लोग बेकिंग करते हैं, बच्चों लड़कियों को शायद पता होगा, जिनको बेक करना आता है, केक बनाते हैं, उसमें मेजर करके ना, मेजरिंग कप होता है, उसमें वो नापते हैं कि इतने मिलीलीटर हमने दूध लेना है, इतने मिलीलीटर हमने घी लेना है, इतने मिलीलीटर हमने वो लेना है, मैदा लेना है। इस तरह से मेजरिंग के लिए होता है ना, उसमें मार्क किए होते हैं, पॉइंट्स मार्क किए होते हैं। इसी तरह से ये बार ग्राफ के लिए जो वर्टिकल लाइन है उस पे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। तो उतना उतनी हाइट लेते जाना जितना जितना उनका नंबर है। अब क्लियर है सबको? तो अब हमने जैसे ये वाला बना लिया बार ग्राफ। अब मैं आपको कोई क्वेश्चंस वाला करवाती हूँ। हाँ, ये अच्छा है क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें टेबल बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हाइट्स दी हुई हैं बच्चों की 140 टू 144 सेंटीमीटर। इसके ऊपर बार बना हुआ है। फिर 145 टू 149 सेंटीमीटर्स हाइट इसका बार है। फिर अगला इंटरवल है 150 टू 154, फिर 155 टू 159, फिर 160 टू 164। तो ऐसे 5 इंटरवल्स दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और ये है हाइट्स इन सेंटीमीटर। और जो वर्टिकल लाइन है उस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए हुए हैं। ये 5-5 का इंटरवल लिया है। सबसे नीचे जो पॉइंट था 0 था, उसके ऊपर पहला पॉइंट है 5, अगला पॉइंट है 10, फिर 15, फिर 20। इस तरह से पॉइंट्स दिए। और इनकी जो प्लॉटिंग है, ये बार बना हुआ 140 टू 144 के ऊपर जो बार बना है ये 5 के अपोजिट उतना ऊंचा है। उससे अगला 10 जितना ऊंचा है। तीसरा 150 टू 154 जो है ये 15 तक इसकी हाइट है। और 155 टू 159 वाला बार 10 तक हाइट है। और 160 टू 164 जो है वो उसकी हाइट है 5। तो ये 5 ही हैं और इनकी हाइट ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करनी। पहले की 5, दूसरे की 10, तीसरे की 15, फिर चौथे की वापस फिर 10 आ गई, पांचवे की फिर से 5। ये पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो ऐसे 5 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन गए। ये सिंपल सा है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया क्वेश्चन कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें बताया गया कि व्हाट डज इट
रिप्रेजेंट। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इंफॉर्मेशन दिस ग्राफ इज गिविंग, तो आप कहोगे कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। जब हम इनका टोटल करेंगे 5 10 15 और 15 30 और फिर से 10 40 और 5 45, तो इनकी जो हाइट्स है इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है। तो हम इसको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी टोटल करके बता सकते हैं या वैसे भी बता सकते हैं कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द हाइट्स ऑफ few students of class 11 of a particular school। ठीक है, क्योंकि ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट्स बता रहा है, कुछ बच्चों की हाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये ग्राफ देख के हमें पता चल जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिलती है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए what percentage of the total number of students have their heights more than 149? 149 सेंटीमीटर से ऊपर कितने बच्चों की हाइट 149 सेंटीमीटर से ज्यादा है? तो 149 से बाद 3 बार आते हैं, 150 to 154, 155 to 159, फिर 160 to 164। इन तीनों की हाइट्स को ऐड कर दो तो कितना आया? 30 आया। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्लास? कितने स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो मैक्सिमम है? हाँ, 15 बच्चों की, क्योंकि सबसे ऊंचा बार जो है, अब आगे समझ आप लोगों को। हाँ, वेरी गुड, जिन बच्चों ने भी इसका आंसर दिया है सही दिया है। 15 बच्चों की सबसे ऊंचा बार 15 है, तो 15। और मिनिमम कितने बच्चों की हाइट है? 5 बच्चों की, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रेंज ऑफ शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ द क्लास? अब आप ये देखो कि 140 टू 144 ये भी शॉर्टेस्ट में आ जाता है और 160 टू 164 भी, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है 5, है ना। तो 5 ये वाले हो गए और 5 वो वाले हो गए, 10 हो गए ना टोटल जिनकी शॉर्टेस्ट हाइट है। नहीं, 5 ही आएगा। शॉर्टेस्ट हाइट क्या है? 140 टू 144, सबसे छोटी हाइट पहला नंबर, 5 स्टूडेंट्स आएगा। अब आप मुझे बताओ ट्रू फॉल्स का आंसर। आप बताओगे ट्रू है या फॉल्स है। There are 9 students in the class whose heights are in the range of 155 to 159। मैंने 9 स्टूडेंट्स कोई बोला ही नहीं, 5 10 15 10 5, ये फॉल्स हो गया ना। हाँ, फॉल्स हो गया। अब आप बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास इज 17। फॉल्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि 15 हाईएस्ट है ना। अब आप बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैविंग देयर हाइट्स लेस देन 150 सेंटीमीटर इज 12। 12 से कम, 150 से कम, सॉरी 150 सेंटीमीटर से कम कौन कौन से थे? सबसे पहला 5, फिर 10 15 थे ना, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, 15 है ना। देयर आर 14 स्टूडेंट्स ईच ऑफ whom हैज हाइट मोर देन 154 सेंटीमीटर, ये भी फॉल है। हाँ, ये भी फॉल्स। अगर दो हो इंफॉर्मेशन, उसका भी बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो हमने एक ही पैराग्राफ में 2 चीजें शो करनी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझते हो? हाँ, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब जैसे हम यहाँ से कुछ माल एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं। जो यहाँ से बाहर भेजते हैं, निर्यात करना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जो हम बाहर से माल मंगवाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट, बाहर से मंगवाना। ठीक है, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2 चीजें होती हैं। तो मान लो हमने ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों चेक करनी है कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट ज्यादा हो रही है कोई चीज या कोई चीज एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेक करनी है तो हम जो ये इंटरवल्स बनाते हैं ना, नीचे हम पूरा एक बॉक्स लेते हैं ना, उसको हम आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। उसके आधे में हम एक्सपोर्ट शो कर देते हैं और आधा जो है वो इंपोर्ट का। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 बनाए जाते हैं, एक एक्सपोर्ट का अलग से और इंपोर्ट का अलग से, लेकिन क्लास इंटरवल उनके सेम लिए जाते हैं। अब सेम क्लास इंटरवल, जैसे मान लो मैं ईयर्स लेती हूँ, 1982 से लेके 83, ये वाला ले लेते हैं। 82 से 83 तक निर्यात कितना हुआ और आयात कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ और इंपोर्ट कितना हुआ। तो इस पूरे इंटरवल को मैं आधा बारीक हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी बार की, क्योंकि मैंने एक ही इंटरवल में से 2 निकालने हैं।
ठीक है, सेंटर में से उसकी एक लाइन लगा लेंगे। तो ये जो पहला ग्राफ है, मान लो 82 टू 83, फिर 83 टू 84 दूसरा, फिर 84 टू 85, ऐसे बॉक्सेस बना लो सारे। 5 बॉक्सेस बनेंगे, 86 टू 87 तक बन जाएंगे 5। अब इनमें बीच में सेंटर में आधा आधा लेना है हमने। तो जैसे इधर लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है उस पे हमने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इन 100 करोड़ ऑफ रुपीज ये लिख देना है, और इसके पॉइंट्स ले लेने हैं। दो दो का एक इंटरवल लेंगे। सबसे नीचे 0 से स्टार्ट है इनिशियल पॉइंट, 0 के बाद पहला पॉइंट 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से नंबर लेते जाना है। अब मान लो 82 और से लेके 83 इस साल में जो एक्सपोर्ट है वो 800 करोड़ रुपीस का हुआ है, और जो इम्पोर्ट हुआ है वो 1400 करोड़ ऑफ रुपीस का इम्पोर्ट हुआ है। तो इम्पोर्ट वाला जो बॉक्स है आधे वाला, वो तो जाएगा 14 की हाइट तक, और जो एक्सपोर्ट का बॉक्स है वो 8 तक जाएगा। ये बारीक हो गए, पहले से चौड़े आधे रह गए, लेकिन लंबाई इनकी जितनी हमें इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको प्लॉट कर लिया। तो ये एक ही इंटरवल के ऊपर 2 बार्स बन गए, एक ऊंचा बना है एक नीचा बना है। तो उतना उतना हमने दो बॉक्सेस जुड़े हुए बना लिए। पहला बॉक्स गया 8 की ऊंचाई पे, दूसरा गया 14 की ऊंचाई पे, और 8 तक जो ऊंचाई वाला है एक्सपोर्ट वाला, उसके अंदर हम शेडिंग कर देंगे डिफरेंट स्टाइल की, चाहे डॉट्स डॉट्स लगा दो या कुछ भी, उसकी डिफरेंट, और दूसरे की थोड़ी डिफरेंट शेडिंग कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स एक्सपोर्ट शो कर रहा है और एक इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ है, डबल बार। इसी तरह अगला पॉइंट 83 टू 84 में 2 बार्स बने, एक 10 की हाइट पे बना और दूसरा 18 की हाइट पे बना, ये भी जुड़ा हुआ एक बार ऊपर गया। इसी तरह से अगला। अब हमें एकदम से पता चल जाता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रेशो क्या रही। जैसे लास्ट में 86 टू 87 में एक्सपोर्ट जो है वो 12 तक ही आया है, लेकिन इंपोर्ट हुआ है 20 तक। तो हम ये देखते हैं कि ये धीरे धीरे इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है पहले से। ये हमें इस फिगर से एकदम से शो हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। इसी तरह से कोई बच्चे हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसमें भी ये डबल ग्राफ चल सकता है, डबल बार ग्राफ चल सकता है। मान लो 6 क्लास है, 7th, 8th, 9th और 10th 5 क्लासेस का रिजल्ट है, और उसमें बच्चों का हमने देखना है फेल कितने बच्चे हुए। कई बार फेल भी होते हैं, उनका भी ग्राफ बन सकता है ना, कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो फेल होने वाले बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। मान लो एक बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से हमने चुने 6 क्लास में 80 बॉयज फेल हुए और 70 गर्ल्स फेल हुई। ठीक है, तो 6 क्लास का जो इधर 6, 7th, 8th, 9th और 10th के क्लास इंटरवल हमने प्लॉट कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे। एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और वाई एक्सिस बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें हम 10-10 का इंटरवल ले लेते हैं, 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, इस तरह से पॉइंट्स ले लिए हमने अप टू 100। अब हमने ग्राफ बनाया, जैसे 6 क्लास में 80 बॉयज फेल हुए और 70 गर्ल्स फेल हुई, तो बॉयज वाला जो ग्राफ है वो 80 तक जाएगा और गर्ल्स वाला 70 तक, आधा आधा। फिर उसके बाद गैप छोड़ना है, और अगला ग्राफ आएगा 7th क्लास का। 7th क्लास का इसमें जो बॉयज है वो 40 बॉयज ही है जो फेल हुए, लेकिन गर्ल्स 100 की 100 फेल हो गई हैं। तो ये 100 वाला जो ग्राफ है ये ऊंचा चला जाएगा। अब 7th क्लास में गर्ल्स ज्यादा फेल हुई हैं और बॉयज कम फेल हुए हैं, 40 बॉयज और 100 गर्ल्स फेल हुई। इसी तरह से 8th क्लास में अब बॉयज ज्यादा फेल हुए हैं, बॉयज 90 फेल हो गए और गर्ल्स 50 फेल हुई हैं। फिर 9th क्लास में 60 बॉयज फेल हुए हैं और गर्ल्स 80 फेल हो गई। इसी तरह से 10th क्लास में बॉयज 70 फेल हुए हैं और गर्ल्स जो है वो 95 फेल हो गई। तो ये अलग अलग ग्राफ बन गए हमारे। तो अब हम जब ग्राफ को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6th क्लास में बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट हैं गर्ल्स से, सॉरी गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है कंपैरेटिवली, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज जो फेल हुए वो ज्यादा है। फिर जब हम 7th पे नजर मारेंगे तो बॉयज कम है जो फेल हुए, गर्ल्स ज्यादा फेल हुई। इसी तरह से हमें क्लास वाइज हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों की क्या पोजीशन है, बॉयज ज्यादा फेल हो रहे हैं या गर्ल्स ज्यादा फेल हो रहे हैं। तो ये ग्राफ का ये फायदा होता है बनाने का।
आपको एकदम से, आप अदरवाइज कैसे चेक करोगे? रिजल्ट शीट सारी चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी क्लास में क्या पोजीशन रही। लेकिन अगर हमने ग्राफ में सारा रिजल्ट शो कर दिया तो हमें एक बारी में पता चल जाएगा, उसको हम वहां से रीड कर सकते हैं ग्राफ से। तो ये मैं आपको ये क्वेश्चंस बेटा इसलिए बता रही थी कि आपको ये पता रहे कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों बनाए जाते हैं ग्राफ, स्टेटिस्टिकल ग्राफ क्यों, क्या इनका पर्पस। ऐसे ही जो पाई चार्ट मैंने बताया था उसमें एंगल्स बनते हैं, है ना। अब आपका ये तो हो गया, इसके क्वेश्चंस ही हैं, वो तो आपको फिर समझ आ ही गया अब आपको क्या चीज होती है ना। और मैंने एक बताया था पाई चार्ट, बस वही रह गया था आपको बताने वाला। उसके बाद ये जो ग्राफ्स है इनका टॉपिक हमारा ओवर हो जाता है। ठीक है, रिवाइज कर दें? ओके, ठीक है कर लेते हैं। ठीक है करवा देती हूँ, कल रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, अब इसके मिलते जुलते क्वेश्चंस हम करेंगे, जितना अभी तक हमने किया उसकी रिवीजन करेंगे। फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है वो, मीन मोड एंड मीडियन। उसमें कोई ग्राफ नहीं बनाने, अब ऐसा आपको वो सिखाऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, इसको तो समझाना है क्योंकि फिगर बनानी है ना, ड्रॉ करना है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही थी, है ना। बल्कि कल ना रिवाइज भी करेंगे, मैं आपको पाई चार्ट के लिए एंगल्स का भी समझा दूँ। ठीक है, हम एंगल्स भी सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, ताकि वो टॉपिक भी रह ना जाए हमारा। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, वो भी करवा देंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।